हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम फिर आप लोग के बीच लेकर के आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर का 5वां भाग। लेक्चर नंबर 5 आज होने वाला है, जो कि फ्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे चल रहा था, उसी का आज ये 5वां डे है। और इसमें आपको प्रकाश, परावर्तन तथा बर्तन, जो कि बिहार बोर्ड 2027 के लिए बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें अभी हम लाइन बाय लाइन फुल डिटेल्स लेकर के आए हैं। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसा कि हम बता रहे थे कि हम अपना वन लाइनर नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि पूरा चैप्टर का जो निचोड़ होता है वो सब हम आपके सामने में रखने वाले हैं। तो आप लोग जो चैनल पे नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बहुत ही इंजॉय के साथ, मजे के साथ हम पढ़ेंगे। कल हम आप लोग को 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, बट इसके पीछे जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन था जो आपको हम होमवर्क दिए थे और बोले थे कि आप लोग उसको पूरा कीजिएगा। तो उम्मीद है कि वो पूरा आप लोग किए होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हम किसे कहेंगे, यानी कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो फोकस किसको बोलेंगे। तो हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होगी, उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। आंसर में हमने लिखे हैं कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, यानी कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, माना कि अगर ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, पी कहलाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। ये जो है ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, या इसको आप प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। इसके समानांतर प्रकाश की किरण, इसके समानांतर प्रकाश की किरण, इसके समानांतर प्रकाश की किरण कहाँ पड़ेगा, अवतल दर्पण पर पड़ेगा। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, 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 परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी है, यानी कि मुख्य अक्ष ये जो है इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है इसका, ये मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यही बिंदु को हम अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। याद रखना है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, इसी को बोलते हैं। इसको एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, इसको एफ से डिनोट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही था कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग के बीच है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। आर कितना दिया है बाबू, 20 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे पूछा क्या है, फोकस दूरी पूछा है, यानी कि फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर क्या पूछा है, व्हाट। एफ बराबर हमसे पूछा है कि क्या होगा। आर का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और पूछा क्या है, फोकस, फोकस दूरी क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है। हम लोग को पता है कि आर और एफ में संबंध क्या होता है, आर और एफ में संबंध क्या होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f होता है। आर बराबर क्या होता है,
2f। r बराबर क्या होता है 2f होता है। इसी को अगर हम लिखेंगे, हमको निकालना क्या है f ना, इसी को अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है आर बट्टा 2। एफ बराबर क्या होता है, इसी को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा एफ बराबर आर बट्टा 2। एफ का मान नहीं पता है ना, तो एफ का मान नहीं पता है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। आर का मान पता है कितना 20 सेंटीमीटर, और बट्टा में कितना है 2 है, 2 से कटेगा 20 कितना बार में 10 बार में, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। इसका फोकस दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, एफ हमको निकालना है, फॉर्मूला होता है। दोनों में जो संबंध है आर बराबर 2f का संबंध है। आर बराबर किसका संबंध है 2f का संबंध है। और इससे जब हम f बराबर लिखेंगे तो आर बट्टा कितना आएगा 2, यानी कि आर का मान जितना होगा उससे 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, जो मान होगा वो आर था 10 सेंटीमीटर, 2 से भाग दिए तो कितना आया 10। आर था 20 सेंटीमीटर, 2 से भाग दिए तो कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो वही 10 सेंटीमीटर किसका मान होगा एफ का मान होगा, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पर क्या होगा, तो फोकस दूरी जो होगा वह 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके बीच है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बोल रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी कि वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा का मतलब सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो समतल दर्पण में जो बाबू प्रतिबिंब बनता है आप लोग को पता होगा कि कैसा बनता है, समान आकार का बनता है, उसमें तो बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा नहीं बनेगा। और उसमें जो बनता है प्रतिबिंब वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। आगे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनबे करता है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है पता है, लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा तो बनता जरूर है, लेकिन उसके अलावा उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा नहीं छोटा बनता है। कैसा बनता है छोटा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और कैसा बनेगा आवर्धित बनेगा। सीधा और कैसा बनेगा आवर्धित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। आगे है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों। यानी कि हम वाहन में जो पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए दर्पण उत्तल दर्पण को उपयोग करते हैं, उसमें उसका उत्तल दर्पण का ही वरीयता देते हैं। काहे उत्तल दर्पण को ही वरीयता देते हैं ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर होगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है सीधा। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग ना करके दोसर करेंगे। हो सकता है कि कभी पीछे से आने वाला गाड़ी एक ऐसा सिचुएशन में हो कि उसका प्रतिबिंब उल्टा बने तो हमको क्या होगा असुविधा होगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। सीधा के साथ साथ वह कैसा होता है छोटा होता है। सीधा तो बनाता ही है लेकिन प्रतिबिंब सीधा के साथ साथ कैसा बनता है छोटा बनता है। छोटा जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जब छोटा बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा जगह को एब्जॉर्ब वो कर सकेगा। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होगा ही, अवश्य रूप से होगा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण जो है अंदर से कलर किया होगा और बाहर की ओर क्या होता है ये वक्रित होता है। तो बाहर की ओर वक्रित होगा तो ये अपने अंदर जितना भी होगा एरिया का सब का एब्जॉर्ब करके अपने अंदर क्या करेगा फिगर को बनाएगा। बाहर की ओर क्या होते हैं वक्रित होते हैं। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बना, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होगा बहुत व्यापक होगा जिसकी वजह से ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहा होगा उसको अपने पीछे देखने में क्या होगा सहूलियत होगा, पीछे देखने में वो क्या होगा समर्थ हो पाएगा। ताकि
उसको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम ना होगा। इसलिए हम वाहन में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। इसका एक क्यों कंडीशन याद रखना है, पहला कंडीशन प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा के अलावा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। छोटा प्रतिबिंब जैसे बनेगा तो उसका क्षेत्र क्या होगा, छोटा छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा क्षेत्र अब्जॉर्ब हो पाएगा। तो इसका ज्यादा क्षेत्र अब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब है कि पीछे का पूरा पूरा अच्छा से वो देख पाएगा और ड्राइवर को क्या होगा, सहूलियत होगा, उसको आसानी होगा। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। गाड़ी के कहाँ करते हैं, साइड मिरर में करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। तीसरा क्वेश्चन था उत्तल दर्पण, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा सीधा सीधा तो बनेगा, उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है लेकिन वो आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ पर वक्ता त्रिज्या, आपका कभी कभी फोकस दूरियों दिल रहेगा, पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या क्या होगा, तो वही फॉर्मूला R बराबर 2F पे लगा करके आप बना लेंगे। अगला है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, तो किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष का फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अवतल दर्पण का क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे और ये आप लोग को होमवर्क दिए थे। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे, जो नहीं बनाए होंगे या जिनसे फिर मिस हो गया होगा तो वो आपको क्या करना है, इसको राइट डाउन कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आज हम चलते हैं आपका नया टॉपिक, यही 4 क्वेश्चन था जिसका जिक्र अभी हम आप लोग के सामने किए हैं। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पे कि गोलीय दर्पण के, अगला टॉपिक है आपका कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी, यानी कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तन होगा उसके लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या है, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है बाबू, कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिस परिपाटी का पालन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P चित्र 9.9 को मूल बिंदु मानते हैं, यानी कि आगे जो दिया हुआ है फिगर उसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति x अक्ष तथा x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्नलिखित प्रकार की है। यह परिपाटी किस प्रकार की है, आगे हम इसको अभी हम जस्ट देखेंगे, तुरंत देखने वाले हैं। 1 मिनट आपका कटना नहीं चाहिए। चलिए देखिए यह परिपाटी किस अनुसार है, बोल रहा है कि ये जो ध्रुव है P, ये जो ध्रुव है P, इसको बोल रहा है कि मूल बिंदु है, यानी कि ओरिजिन मानने के लिए, मूल बिंदु मानने के लिए, ठीक है। जब इसको हम ओरिजिन मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, तो कभी भी हम कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, मूल बिंदु से मापते हैं, ओरिजिन से मापते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पॉइंट, आपको क्या दिया गया है, देखिए इधर बाईं की ओर निगेटिव को दर्शाया है, दाईं की ओर पॉजिटिव को दर्शाया है, नीचे की ओर निगेटिव को दर्शाया है और ऊपर की ओर पॉजिटिव को दर्शाया है, जो कि आपको ये पता होगा, ठीक है। ऊपर की ओर पॉजिटिव, हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब लेते हैं तो उसमें ही मूल बिंदु से बाईं ओर निगेटिव लिखते हैं, मूल बिंदु से दाईं ओर पॉजिटिव को लिखते हैं। ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में क्या लिखते हैं, निगेटिव। सेम वही रूल इसमें भी अप्लाई होने वाला है। और आज आप देखेंगे पहला पॉइंट है आपका कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब को हमेशा कहाँ रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर, बायां इधर है, दर्पण के बाईं ओर रखेंगे बिंब को हमेशा। ये जो रखा हुआ है AB वस्तु, बिंब के कहाँ रखा हुआ है, बाईं ओर। बिंब को हमेशा कहाँ रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। दर्पण के कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं की ओर से आपतित होता है। इसका मतलब है कि इस दर्पण पे जो प्रकाश आपतित होगा बिंब से बाईं की ओर आपतित, यानी कि बिंब से बाईं की ओर आपतित होगी। आगे है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के
ध्रुव से मापी जाती। बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी जो है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के कहां से मापा जाता है? दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के कहां से? ध्रुव, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समानांतर, ये जो मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष का काम यही ना करेगा, इसके समानांतर कोई भी दूरी मापेंगे तो कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस मापी गई सभी दूरी, यानी कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु ये है, इसके दाईं ओर जितना भी दूरी हम मापेंगे सब क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक, यानी कि यहां से लेकर के उधर जितने दूरी मापेंगे सब कैसा होगा? धनात्मक होगा। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि जब इधर हम मापेंगे दूरी तो उसको क्या मापेंगे? ऋणात्मक। मूल बिंदु के दाईं ओर मापेंगे तो धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगला पॉइंट देखिए कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी कि मूल बिंदु जो ये है इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु ओ। इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु से ऊपर की ओर, कहा? ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगा? धनात्मक होगा। मूल बिंदु से बाएं की ओर ऋणात्मक, मूल बिंदु से दाएं की ओर धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक। अगला पॉइंट है आपका कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष के दाईं की ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के बाईं की ओर मापी गई दूरियां निगेटिव, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरियां क्या होगा? निगेटिव होगा। इस 4 पॉइंट को आपको, और कोई भी दूरी मापेंगे तो कहां से मापेंगे? मूल बिंदु से मापेंगे। कहां से मापेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको बोलेंगे? दर्पण का जो ध्रुव होगा, दर्पण का जो पोल होगा वही मूल बिंदु का काम करेगा। दर्पण का जो पोल होगा, दर्पण का जो ध्रुव होगा वही मूल बिंदु का काम करेगा। अब आगे आइए कि ऊपर वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 9.9 में दिखाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने के लिए तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। यह जो चिन्ह परिपाटी है दर्पण सूत्र और आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए किया गया है? दर्पण सूत्र और आंकिक प्रश्न। दर्पण सूत्र और आंकिक प्रश्न को के लिए प्रयुक्त किया गया। किसको? ये नई चिन्ह कार्तीय परिपाटी को। ठीक है, एक बार हम फिर से बोलेंगे कि कोई भी दूरी कहां से मापेंगे? मूल बिंदु से मापेंगे, ओरिजिन से मापेंगे। मूल बिंदु कौन होगा? दर्पण का जो ध्रुव होगा, दर्पण का जो पोल होगा वही मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु के दाईं ओर की मापी गई दूरियां सभी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां सभी कैसा होगा? निगेटिव, माइनस वाला होगा। मूल बिंदु के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु के नीचे लंबवत मापी गई दूरियां कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। और यह चिन्ह परिपाटी आपको इसलिए बताया गया है, क्या है कि इस चिन्ह परिपाटी से दर्पण का स्वरूप प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। दर्पण का सूत्र और आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसका? ये चिन्ह परिपाटी का। अगला देखिए टॉपिक क्या है कि दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। अगला टॉपिक क्या है कि दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र हम किसको बोलेंगे और आवर्धन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, गोलीय दर्पण से इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी यानी कि यू कहलाती, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर के बिंब यानी कि वस्तु को जहां पर हम रखेंगे वहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? बिंब दूरी कहलाएगा। और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण अगर जहां पे होगा वहां से बिंब जहां जितना दूरी पर होगा उसकी दूरी को हम यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं। आपको पहले ज्ञात है कि दर्पण से मुख्य फोकस की, दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी एफ कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा, यानी कि दर्पण से बिंब की दूरी को यू से डिनोट करते हैं।
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं और दर्पण से फोकस दूरी यानी कि एफ कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रयुक्त किया गया है और इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। अगर पूछेगा कि दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां पर v क्या होगा? v जो होगा प्रतिबिंब दूरी होगा। v क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी होगा। u क्या होगा? वस्तु या बिंब की दूरी होगा। u क्या होगा? वस्तु या बिंब की दूरी होगा। f क्या होगा? f जो होगा बाबू वो फोकस दूरी होगा। f क्या होगा? फोकस दूरी होगा। f क्या होगा? फोकस दूरी। तो आप याद रखिएगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं, जहां पर v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु या बिंब की दूरी और f क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। यहाँ तक हम आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आगे है कि यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए तथा बिंब की सभी स्थिति को लिए मान्य है। यह सभी प्रकार के दर्पण कोनो रहेगा उससे मतलब नहीं है। यह सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए तथा बिंब के सभी स्थिति यानी कि बिंब कहीं पर भी रखेंगे सब के लिए यह क्या है? मान्य है। प्रश्न को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। बोल रहा है कि जब भी आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब उसमें दर्पण सूत्र में u, v तथा f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। काहे कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि सभी दूरी हम कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव, जो कि मूल बिंदु कहलाता है। और हमको पता है कि कोई भी दूरी हम मापते हैं, कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु से मापते हैं। और मूल बिंदु दर्पण का जो ध्रुव होगा वही क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु से के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां कैसा होगा? निगेटिव होगा। और मूल बिंदु के लंबत यानी कि ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां कैसा होगा? पॉजिटिव। और मूल बिंदु के नीचे लंबत की ओर मापी गई दूरियां कैसा होगा? निगेटिव होगा। इसलिए आपको उसको ध्यान में रखते हुए किसी किसी कंडीशन में पॉजिटिव यू हो सकता है, कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, तो आप कंडीशन देख करके उसके अकॉर्डिंग यू भी एफ का मान उसमें पुट करेंगे। ठीक है। अब आगे है बाबू आवर्धन है। क्या है? आवर्धन। क्या है आगे? आवर्धन। आवर्धन अब आगे पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। देखिए आवर्धन क्या बताता है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन यह बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब जो है बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित यानी कि कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि आवर्धन को जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m मतलब आवर्धन का मान क्या होगा, यानी कि आवर्धन जो प्राप्त होगा वो क्या होगा। आपको पता होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे डिनोट करेंगे? h से करेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? h से। और सॉरी बिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? h से। बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम h से करेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से। और आवर्धन हम किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन जो होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है h डैश और बिंब की ऊंचाई क्या है? h। तो h डैश बट्टा h ही क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। h बट्टा h डैश ही क्या कहलाएगा? आवर्धन। यानी कि m बराबर आप याद रखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर में होगा, बिंब का ऊंचाई नीचा में होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई को कहाँ रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। बिंब की ऊंचाई को नीचे में रखेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से डिनोट किया जाता है, बिंब की ऊंचाई को
एच से डिनोट किया जाता है, अर्थात एम बराबर एच डैश बट्टा एच होगा, अर्थात एच एम बराबर एच डैश बट्टा एच होगा। अब देखिए कि आवर्धन m जो है बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है, इसे व्यक्त किया जाता है। यानी कि आवर्धन जो है बिंब की दूरी u, ऊपर में कौन दूरी रखे थे, ऊपर में प्रतिबिंब की दूरी, नीचा में वस्तु की दूरी, ऊपर में प्रतिबिंब की दूरी, नीचा में वस्तु की दूरी। तो आवर्धन जो m है बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है, इसे व्यक्त किया जाता है। यानी कि आवर्धन बराबर हम क्या लिखे थे, एच डैश बट्टा एच, एच डैश बट्टा एच, एच डैश बट्टा एच। तब इसको हम कर सकते हैं v बट्टा यू, क्या कर सकते हैं v बट्टा यू, यानी कि माइनस v बट्टा माइनस यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, माइनस v बट्टा माइनस यू। क्या कि इसमें से एगो क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान दीजिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा, इसलिए बिंब की ऊंचाई, बिंब को हम क्या प्रायः क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक लेना चाहिए। यानी कि बिंब का जो ऊंचाई, बिंब का जो ऊंचाई है अगर आभासी होगा तो धनात्मक, और काल्पनिक होगा तो, या काल्पनिक यानी ये सॉरी वास्तविक होगा तो ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मानों में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर आवर्धन चिन्ह में अगर माइनस होगा, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी होगा इसका मतलब है कि धनात्मक होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा इसका मतलब है कि क्या होगा, अगर अब वास्तविक होगा इसका मतलब क्या है कि ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए आपके बीच जो दिया गया है एक उदाहरण है, क्या है, उदाहरण आपका बीच एक दिया गया है। आप उदाहरण 3-4 उदाहरण है, तो आप क्या करेंगे कि उस उदाहरण को एक बार देखेंगे, फिर ठीक है, अगर नहीं बन पाएगा तो नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये प्रश्न जो है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दे करके दिया है, ठीक है। कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब की 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त बनता है, तब प्रतिबिंब कितना दूरी पर है। तो आप इस दोनों प्रश्न को और ये जो एग्जाम्पल है इसको आप उदाहरण को देख करके आएंगे। ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपसे सारा डील हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपके हम बीच कल इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, और पहले सॉल्यूशन बताएंगे, फिर आप आगे इसका जो अगला टॉपिक होगा उसको हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।